वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सामान्य अध्ययन में संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे हुए हैं सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट की हैं चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। और सामान्य अध्ययन जीएस के नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से उसमें सर्च करिए टारगेट सरकारी नौकरी। जो लोगो इस चैनल पर लगा है सेम लोगों के साथ हमारा टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसमें 21,000 स्टूडेंट है, जहां पर पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती हैं। आज का पहला सवाल तो इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रश्नों को हम जो है करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके भी पढ़ेंगे। आज का पहला सवाल देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या, टोटल जस्टिस कितने हैं, या ऐसे कह लीजिए जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या वर्तमान में कितनी है। हमारे संविधान का आर्टिकल 124(1) आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल या अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को यानी एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन में कोई बदलाव करना है, उसको बढ़ाना है, या जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनके वेतन भत्तों में बदलाव करने हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में अगर बदलाव करना है, यह अधिकार केवल संसद के पास होता है। संसद ही इन सभी विषयों पर बदलाव कर सकती है और संसद ने इसका प्रथम बार प्रयोग किया था साल 1956 में। उसके लिए एक संशोधन नहीं, पहले एक अधिनियम आया, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 आया। इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजों की संख्या बढ़ाकर टोटल 10 अन्य जज कर दिए। फिर बाद में इस वाले एक्ट में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव किए गए। इस एक्ट से लेकर के तब से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 के तहत ही निर्धारित की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में फिर से जो है बदलाव किया गया साल 1960 में, इसमें संशोधन किया गया इस एक्ट में, और फिर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, यहां 10 की जगह 13 कर दिया गया। फिर एक और संशोधन किया गया साल 1977 में, 13 की जगह फिर 17 कर दिया गया, और फिर 1986 में जजों की संख्या बढ़ाकर यहां 25 कर दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम आया, इसमें संशोधन किया गया। 2009 वाले इस संशोधन अधिनियम में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 कर दी गई, जो अभी हमने बता रहे थे, जिसके बारे में 25 की थी, 25 से 30 कर दी। तो आपको जो लिखवाए हैं, जो बताए हैं, वो बीच में हुए हैं सारे संशोधन। और ये अभी तक ये मान्य था कि टोटल जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 31 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कब तक थी? 2019 तक। 2019 में फिर से बदलाव किया गया, जो अभी फाइनल है। और वर्तमान में अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 आया। इसके तहत ये संख्या जो 30 अन्य या अदर जजेस हुआ करते थे, इनकी संख्या बढ़ाकर अब 33 कर दी। वर्तमान में अगर आप देखोगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या है 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी तो एक न्यायाधीश है। 33 अन्य हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल हुए कितने? 33। पहले कितने हुआ करते थे? 31, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब अब इस बात को कैसे कंक्लूड करेंगे हम? वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या पहले 31 हुआ करती थी, इंक्लूडिंग यानी किसको शामिल करते हुए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करते हुए कुल न्यायाधीशों की संख्या 1 और 30 31 हुआ करती थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 31 से अब कितने हो गए हैं? 34। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करते हुए 33 और 1 34 हो गए हैं। तो इसको याद रखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? 34, 34 है। आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करते हुए कुल जजों की संख्या भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 है। अगर आपसे पूछे
अगर इसको शामिल ना करें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो कुल अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जस्टिस हैं, जज हैं, वो अपना पद त्याग सकते हैं किसको पत्र लिखकर? तो यहां पर बात हो रही है किसकी? रिमूवल की, हटाए जाने की उसके पद की, लेकिन यहां वो अपनी मर्जी से दे रहा है। अगर बात करें न्यायाधीशों को हटाए जाने की, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा डिफरेंस समझिए शब्दों का। जो उनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 124 के आर्टिकल 4 में गिवन है। तो दो बैकग्राउंड बताए गए हैं, दो ग्राउंड बताए गए हैं जिन पर हटाए जा सकते हैं। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर, दूसरा इनकैपेसिटी के आधार पर उनको पदों से हटाया जा सकता है। हालांकि ये जटिल प्रक्रिया होती है किसी भी न्यायाधीश को हटाना सुप्रीम कोर्ट के। आज तक की ये बात है कि अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी एक न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर अपना पद त्यागना चाहता है तो अपने पद का त्याग वो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके एक पत्र के माध्यम से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 124 के 4 में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको जो है उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उन पर जो है साबित जो है कदाचार या असमर्थता, जिसकी बात हमने अभी की है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर प्रूव नहीं हो जाता है। इसका आंसर कर पाएंगे अब भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखें, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये सारी बातें आर्टिकल 124 में लिखी हैं ज्यादातर। तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब यहां सवाल क्या दिया है, देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बात की गई है यहां पर, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये साथ में ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों, या इसको छोड़िए अभी डायरेक्टली समझिए अब इस चीज को आप, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस होते हैं, अदर जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेंगे, जिनको भारत के मुख्य न्यायाधीश रिकमेंड करेंगे, उन यानी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर, रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। सिंपल हो गया। अब इसका ऑप्शन डी होगा। सवाल अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन, संविधान के निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह है आर्टिकल आपका 145, आर्टिकल 145 का तीसरा क्लॉज। इसमें बताया गया है कि संविधान के निर्वचन यानी संविधान के इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन डी सही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था साल 1947 में, 26 जनवरी 1950 की तिथि बहुत फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं इस डेट को। 26 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आ गया था, लेकिन इसकी पहली बैठक और इसका जो उद्घाटन समारोह होता है वो 28 जनवरी को होता है, 2 दिन बाद होता है। 26 जनवरी के 2 डेज लेटर, 26 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन समारोह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो है या मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यह बात कही गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इससे जुड़े हुए और प्रश्न भी हैं, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और अभी केशवानंद भारती जी की मृत्यु भी हुई है, इसलिए प्रश्न भी बन सकता है।
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, इसी में संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को ऐतिहासिक सिद्धांत बताया था या दिया था। और इस केस के लिए जो संविधान की पीठ बनाई गई थी, संविधान पीठ में कुल कितने जजेस थे? इसके लिए जो संविधान पीठ बनाई गई थी उसमें कुल 13 जज थे। इसे बोलते हैं सबसे बड़ी न्यायाधीशों की, अब तक के जितने भी केसेस हुए हैं तो उन सब में न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ जो बनाई गई थी वो इसी केस में बनाई गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और इसमें जजों की संख्या कुल थी 13। और इस केस में 7-6 से निर्णय हुआ था, यानी 6 जजेस का मत एक तरफ, 7 जजेस का मत एक तरफ। और इन्हीं के बेसिस पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको फिक्स किया गया। एक सवाल और पूछता है कि न्यायाधीशों की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ कौन सी है? तो पहली तो हो गई ये वाली, दूसरी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो कि 1967 में आया था। सवाल अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ यानी एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति होती है जब, याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में दी गई है। जो एडहॉक जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है उसको। और अब सुनिए, तदर्थ जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तब की जाती है जबकि सुप्रीम कोर्ट के सेशन को जो है आयोजित करने के लिए या चालू रखने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम ना होने पर न्यायाधीशों की जब आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ये भी याद रखिएगा, एडहॉक जजेस या एडहॉक जस्टिस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि हाई कोर्ट्स में। सवाल अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो सेना निवृत्ति की आयु है कितनी है? रिटायरमेंट की एज कितनी होती है सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस होते हैं उनकी? यानी यहां बात की जा रही है न्यायाधीश की पदावधि की, यानी टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस, कितने दिन तक से जो है सेवा में रहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को शामिल करते हुए, अन्य न्यायाधीशों को शामिल करते हुए, ये लोग अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। 65, ऑप्शन डी। 65 वर्ष की आयु से पहले आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में कोई भी न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति को अगर वो पहले ही अपने पद से हटना चाहता है, खुद ही इस्तीफा देना चाहता है, तो कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित एक लेख, एक पत्र के द्वारा कभी भी अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंप सकता है। एक सवाल हमने पीछे पहला ही क्वेश्चन जो पढ़ा था कि मंत्रिमंडल में एक संशोधन किया गया था। मंत्रिमंडल के द्वारा 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जजों की संख्या तब कितनी होगी? अगर 2008-2009 वाले की बात करें, ये उसी की बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से ही संख्या बढ़ाकर 25 से 30 की गई थी। तो 30 अन्य न्यायाधीश थे, ये इन्होंने क्या बोला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, तो 30 थे। ये अभी पहले ही प्रश्न में हमने डिस्कस किया था। और इसी सवाल को ऐसे कर दे, 2019 कर दे इसकी जगह पर, और सेम वैसे ही रहने दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33। इसका आंसर तब 33 हो जाएगा अगर वर्ष 2019 बोले तो। ये डायरेक्टली आर्टिकल 122 में बताया गया है, ऑप्शन बी। सवाल अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संविधान को एक्सप्लेन करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह है ऑप्शन आपके लिए रहेगा सी, संसद। अभी हमने बताया था, डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल ये कौन सा है? ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, आर्टिकल 125 का क्लॉज 1। इसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित होंगे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए,
सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का एडवोकेट या वकील होना जरूरी है? ये योग्यताओं पर सवाल है। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसकी अनिवार्य अर्हता क्या होनी चाहिए? तो ये भी आर्टिकल किस में ही लिखा हुआ है? आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में बताया हुआ है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहां मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की गई है, सिंपल न्यायाधीश की। तो इसमें अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें पहला तो वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये तो सिंपल है, ये परीक्षा में नहीं देता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तैयार है उसकी योग्यता होनी चाहिए कम से कम पहले वो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक या तो वो न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। यानी ये याद रखिएगा, 2 कंडीशन है इसमें। 5 वर्ष तक भारत के किसी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट होंगे कितने? 2 या 2 से अधिक। तो कोई भी व्यक्ति जिसने 5 वर्ष तक भारत के किसी हाई कोर्ट में, जो 2 या 2 से अधिक, भारत के 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगर ये कंडीशन ना हो, अगर ये अर्हता उसके पास ना हो, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है वो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम, मिनिमम कम से कम जो है 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो या वकील रहा हो हाई कोर्ट का। अगर वो पहले से हाई कोर्ट का जज है तो उसको 5 वर्ष जज होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में उसने न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। अगर ऐसी ना हो तो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वो 10 साल तक उसने वकालत की हो। टोटल 10 साल उसके होने चाहिए, चाहे 2 हाई कोर्ट में की हो, चाहे 3 में, चाहे 4 में। तो इसका आंसर अब आप कर सकते हो, इसका है ऑप्शन। तो एडवोकेट के लिए पूछ रहा है, वकालत तो उसको 10 वर्ष की चाहिए। तो इसी को ये बदल के भी पूछ सकता है। अगर यहां पूछे कि कम से कम कितने वर्ष उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, तो तब इसका आंसर 5 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आर्टिकल 137 है ये, 137। आर्टिकल 137 है किससे? जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू, इसमें लिखा है कि आर्टिकल 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को जो उसने निर्णय लिए हैं, जजमेंट्स दिए हैं अपने, उनके आदेश, ऑर्डर की पुनरावलोकन के लिए, रिव्यू के लिए अधिकार दिया गया है 137 में। फिर से इस सवाल में देखो, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये कहां कहां है? केवल भारत में है क्या? तो ये भारत और यूएसए के संविधान दोनों में है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सब शुरुआत में अंग्रेजों के वक्त में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब की गई थी तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या चूज करेंगे? भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कैसे? संसद में महाअभियोग पारित करके ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। भारत के संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? एडॉक जजेस, ये हमने डिस्कस किया था। एडॉक जजेस सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? एडॉक जजेस सिर्फ और सिर्फ होते हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है? संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है, अलग तरह से पूछा हुआ है और इसका जवाब आप जानते हैं, आर्टिकल 32।
आर्टिकल 32 आप जानते हैं क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है इन छीने हुए मौलिक अधिकारों की रिकवरी के लिए। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन होता है संरक्षक संविधान का? सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और एक सवाल और हमने डिस्कस किया था पहले कभी कि हमारे देश में सर्वोच्च क्या होता है? ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ था, ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ था, हमारे देश में सर्वोच्च कौन है? भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, हमारी संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, या ऑप्शन डी संविधान सर्वोच्च है। इसमें क्या चुनेंगे? सबसे बड़ा कौन है हमारे देश में सबसे ऊपर? तो ये संविधान होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं संविधान में लिखी हुई हैं, तो सबसे बड़ा तो संविधान ही हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, सेवानिवृत्त होने के बाद यानी रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? एक्चुअली इनको इजाज़त नहीं है कहीं भी वकालत करने की, किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसमें बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, इसको बोलते हैं कार्यवाहक को बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। इसका प्रावधान जो किया गया है वो आर्टिकल 126 में किया गया है, आर्टिकल 126 में, और राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ऑप्शन सी। देखो जो जनरल क्वेश्चंस है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो आप जानते हो ज़्यादातर, थोड़े से अलग क्वेश्चंस लेने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो किस कानून के अंतर्गत ये निहित है या शामिल है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसकी संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यकारी भाषा है, कामकाज होती है सुप्रीम कोर्ट की, किस लैंग्वेज में होती है? इंग्लिश में होती है। ये जब हम राजभाषा वाला प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तब आपको बताया गया था ये। तो संविधान की जो न्यायपालिका है उसके संबंध में अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 के द्वारा प्रावधान किए गए हैं। उसमें कैसे कैसे प्रावधान है? जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को ना अपनाया जाए, उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो भारत का क्षेत्राधिकार संसद ही बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो संसद के पास राइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनहित याचिकाएं जिसको पीआईएल कहते हैं कहां पर प्रस्तुत की जा सकती हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में ही इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मीनिंग क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। तो पहले तो आर्टिकल देखेंगे, किस आर्टिकल में ये बात कही गई है। ये वाले जो उपबंध हैं अभिलेख न्यायालय के, ये आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को कहा गया है। वैसे यहां बात की गई है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। तो अभिलेख न्यायालय से मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको प्रूफ के साथ में एक तरीके से साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। और जितने भी भारत के जितने भी न्यायालय होते हैं ये इनके लिए बाध्यकारी होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया वो अंतिम होता है, उसमें कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचले कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। यानी इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया वो आखिरी और सर्वमान्य है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी ये सुनवाई की जा सकती है क्या? हाँ, ये ऐसा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल यू हैव टू रिमेंबर 130, आर्टिकल 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति के अप्रूवल से दिल्ली के अलावा किसी भी जगह पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधी निर्णय ले सकता है। क्या है? किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से बोला गया है। यहां देखो अनुमोदन से संबंधित कुछ और भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किनको अभिलेख न्यायालय माना जाता है?
तो ये कौन से माने जाते हैं, अभी डिस्कस किया था, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, लोकहितवाद मुकदमों की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, पीआईएल इनमें से क्या है, पीआईएल का फुल फॉर्म पूछा है, पीआईएल तो ये होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पीआईएल बोलते हैं और इसी को जनहित याचिका बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था, अमेरिका से, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। अब कराते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ और प्रश्नों के रिवीजन। सिर्फ सुनते जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे यहां पर अब बार बार, ठीक है। मतलब ये फैक्ट अलग होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, यहां मैंने मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, इन प्रश्नों के अलावा। एक सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते किस पे भारित होते हैं, ये भी डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं वो भारत की संचित निधि पर होते हैं। तो जो भारत की संचित निधि पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। और चलो यहां मेंशन कर ही देते हैं, दोनों को याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होंगे ये किस पर होते हैं, सीएफआई पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, भारत की संचित निधि पर। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके होते हैं सीएफएस यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य की संचित निधि पर होते हैं। जबकि इनकी जो पेंशन है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे इनकी जो पेंशन है, पेंशन को स्पेशली मार्क कर दिया है, ये किस पर होती है, सीएफआई पर ही होती है। एक सवाल अभी बोला गया था, उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में किसी भी जगह पर वकालत का कार्य नहीं कर सकते। अभी वर्तमान में हमारे देश में आप जान रहे हैं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है 1 और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं भारत में, 25। ये एक वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने लिखा था कि हमारे देश में 35 सुप्रीम कोर्ट है, 35 सुप्रीम कोर्ट किसी ने बताया था। तो जरा ध्यान से लिखा करो वहां पर भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट 35 नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 1 ही है हमारे देश का और 25 हाई कोर्ट है। आप कहेंगे हमारे देश के राज्य तो 28 हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट जो है ये 25 कैसे हैं, कम होंगे फिर तो। ऐसा होता है कि हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट उसी राज्य में हो, किसी दूसरे राज्य का हाई कोर्ट भी किसी और राज्य के लिए क्षेत्राधिकार उसमें शामिल हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है और हर राज्य का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन, ये थी एम फातिमा बीबी। ये सवाल पूछा हुआ है आपसे, लेकिन काफी पहले ये बनी थी 1989 में, 1989 से ये रही थी 1992 तक। महिला न्यायाधीश थी, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस नहीं थी। एक और प्रश्न है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होंगे, उनके जो जज होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं हमारे, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ही की जाती है। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में, शरद अरविंद बोबड़े। और इनके बाद में 48 में कौन होंगे, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, जो इन जितने भी न्यायाधीश हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में उनमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस एन.वी. रमन्ना। ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे 2021 में। ये अभी 6 दिन पहले ही जो है डिस्कशन इस पर किया गया था, जिनको शरद अरविंद बोबड़े ने जो 47वें सीजेआई हैं इनको रिकमेंड किया है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया सुप्रीम कोर्ट पर आधारित प्रश्नों को। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।